ठीक है. So now what we are going to do, this is, look at this carefully because this is how you will have to write your proofs in the exams. I am going to look at the edges of Kruskal's algorithm, the edges picked by Kruskal's algorithm. So Kruskal's algorithm picks a certain set of edges, right? Let's call those, let's give those edges names, right? Let's call them G1. G1 is, let's say, the first edge that Kruskal's algorithm picks, right? So clearly it is the edge of the, so let's say G1, G2, G3. How many edges does Kruskal's algorithm pick? n minus 1. लेस देन और इक्वल टू होगा, पर हम लेस देन ही रखेंगे क्योंकि हम ऊपर एक assumption लिख देते हैं. All edge lengths are distinct. ठीक है. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एज लेंथ डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपका ये एल्गोरिथम ठीक नहीं है, पर हम डिस्टिंक्ट मान के हमारा प्रूफ सिंप्लीफाई हो जाता है थोड़ा. ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिस्टिंक्ट मानेंगे अभी. द सेम प्रूफ कैन बी एक्सटेंडेड टू द नॉन डिस्टिंक्ट केस ऑल्सो, राइट. दैट विल बी अ क्वेश्चन इन द मेजर्स. सो बट फॉर नाउ यू विल जस्ट assume that they are distinct. Okay. The other set of edges is the set of edges that, what should be the other? So this is the edges that Kruskal's picked, right? Now suppose you have figured out what the best possible tree is. आपने सारे edges, सारे subsets of edges देख के उनका length जोड़ के जो है minimum निकाल लिया. ठीक है, और आपकी edges हैं, उनको हम नाम दे देते हैं F1, F2, F3. आपके में भी n-1 edges ही होंगी आपकी set of edges में, क्योंकि किसी भी spanning tree में n-1 edges से ज़्यादा नहीं हो सकती. And again this ordering is such that F1 is less than F2 which is less than F3 and so on. आपकी edges को भी, क्योंकि आपकी भी distinct होंगी edge length सारी, आपकी से मतलब समझ रहे हैं, this is the optimum tree. By optimum I mean the best tree, the minimum spanning tree, right? Now these two sets of edges need not be the same. What we will argue is that they are indeed the same, right? If they are the same, then what we have found out from Kruskal's algorithm is the best tree. So if these two sets of edges are not the same, so the proof is by contradiction. Suppose these sets differ and the first place they differ is I. What do you mean by that? एक हमारी एज यहाँ पे जी आई है, एक एफ आई है, ये जी आई माइनस 1 से बड़ी होगी, ये एफ आई माइनस 1 से बड़ी होगी. ठीक है, G1 और F1 सेम है. हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट से शुरू हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी एज जो है डिफरेंट है, कौन सी पेयर्स ऑफ एजेस डिफरेंट है. तो G1 और F1 सेम है, G2 और F2 सेम है, G3 और F3 सेम है, ये बराबर है. Gi-1 Fi-1 बराबर है, बट Gi और Fi अलग अलग है. मतलब Gi कोई एज है और Fi कोई एज है. अब हम आर्ग्यू करना चाहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो फिर हो गया हमारा काम, राइट, बिकॉज दैट विल मीन दैट Gi एंड Fi आर आल्सो द सेम, राइट. एंड देन जहाँ पे भी आपका डिफर करेगा हम वही आर्ग्यूमेंट वहाँ पे लगा देंगे. इसका मतलब सारे के सारे सेम हो जाएंगे. सारे सेम हो गए, इसका मतलब दैट द ट्रीज आर आइडेंटिकल. सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर दे डिफर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. इट मीन्स इससे पहले तक दे आर ऑल आइडेंटिकल. सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो Gi Fi से कम होगा या Gi Fi से ज़्यादा होगा. Case 1, Gi let's say less than Fi.
इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दो एज बराबर हैं ही, एवरी हाँ ऑल एज लेंथ्स आर डिस्टिंक्ट, तो इसलिए इक्वल नहीं हो सकते। तो जी आई एफ आई से कम है, ठीक है। जी आई अगर एफ आई से कम है तो क्या गलत है? जी मैंने मतलब एफ आई ट्राई करते हैं, और अगर वो दूसरे वाले में है तो साइकिल बना रहे हैं, मतलब अगर साइकिल बना के वजह से रिजेक्ट कर दें उसे, तो दूसरे वाले में भी साइकिल बना रहे हैं। जो एफ आई की बात की एजेस हैं वो सब एफ आई से बड़ी हैं। हाँ सही बात है। तो अब जी आई लेस देन एफ आई है, तो मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, ठीक है। तो जी आई एफ आई से कम है, और एफ आई की जो बात, ये जो आगे की एजेस हैं ये सब एफ आई से बड़ी हैं। तो जी आई इसका मतलब यहाँ में से कोई नहीं हो सकता, या जी आई कैनॉट बी वन ऑफ दीज because it's of length strictly less than that. When I say GI less than FI, I actually mean length of GI less than length of FI, right? Just to be more particular, right? I'm not going to write it again, but that's what it really means. So if GI is less than FI, then that means that GI cannot be one of these, and it cannot be one of these either. Can it be one of these? No, because these are the same as these. And they are all distinct, so it cannot be the same as that. So मतलब GI है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। GI ऑप्टिमम ट्री में है ही नहीं, तो अब हम ऑप्टिमम ट्री में GI को ऐड कर देते हैं। So GI is less than FI, add GI to opt tree। तो क्या होगा? अगर हम एक ट्री में एक एज ऐड करते हैं तो एक साइकिल बनती है। तो अगर हमारा ये ऑप्टिमम ट्री होता, ठीक है, और हमने जी आई ऐड करा, तो एक साइकिल बनेगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये इस साइकिल की सबसे बड़ी एज हो? अगर ये जी आई इस साइकिल की सबसे बड़ी एज है, तो फिर तो आप जो है इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इस ट्री की लेंथ। हम क्या आर्ग्यू करना चाह रहे हैं? हम आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि ये ऑप्टिमम ट्री नहीं है, ठीक है। और वो हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस ट्री की लेंथ कम हो जाए। क्या करना चाह रहे हैं हम? GI को ऐड करके कहना चाह रहे हैं कि हम एक एज हटा देंगे जिससे ट्री की लेंथ कम हो जाएगी। पर अगर GI इसमें सबसे बड़ी एज होती इस साइकिल की, तब तो हम किसी एज को नहीं हटा सकते इस साइकिल की। तो ऐसा हो सकता है क्या कि GI इज द लॉन्गेस्ट एज ऑन द साइकिल? कैन GI बी द लॉन्गेस्ट एज ऑन द cycle? Add GI to optimum tree, let C be the cycle formed. This cycle I am calling it C. सर अगर वो ऐसा होगा तो FI F1 से I-1 तक होना चाहिए, तब समझा पहली साइकिल। Great. So you are saying अगर ऐसा होता कि all of these edges had length less than GI, right? What are these edges? These edges are some edges from this set. देखिए ये कौन सा ट्री है हमारा? ये ऑप्टिमम ट्री है। ये जो ब्राउन एजेस हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दिस सेट F1 through Fn-1, right? Now if every edge has length less than GI, then these edges have to be F1 through Fi-1. Yes, these edges have to be from the set F1 through Fi-1. नहीं आ रहा है समझ में? नहीं? जरा जोर की बोलिए। Okay, good. Then these edges have to be from the set F1 through Fi-1. But F1 through Fi-1 is identical to G1 through Gi-1.
ठीक है। अगर ये एज जो है आपकी F3 है और ये F5 है और ये F2 है और ये F6 है, तो ये G6 भी है, ये G2 भी है, ये G5 भी है और ये G3 भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन एजेस में ही एक साइकिल बन रही है। इसका मतलब हमने GI ऐड ही क्यों किया होता है इन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम? क्योंकि जब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी हमने GI को ऐड करा होगा एट दिस स्टेज, तो एक साइकिल बनी होगी। तो इसका मतलब हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी GI को नहीं ऐड किया होगा। Contradiction. Should I repeat? No? Quick repetition. GI is less than Fi. So I add GI to the optimum tree, to this tree. इस ट्री के एजेस हैं F1 थ्रू Fn-1। जब एक एज को ऐड करते हैं एक ट्री में तो एक साइकिल बनती है। मान लीजिए एक साइकिल C बनी। अब अगर इस साइकिल में कोई एज GI से बड़ी है तो हमारा काम हो गया। क्यों काम हो गया हमारा? हम इस एज को इंक्लूड करेंगे, उस एज को हटाएंगे, उससे क्या होगा? ऑप्टिमम ट्री की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि ऑप्टिमम ट्री की कॉस्ट तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ऑप्टिमम है आफ्टर ऑल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गड़बड़ केस हो सकता है? जब सारी एजेस की लेंथ GI से कम हो, पर अगर इन सब एजेस की लेंथ GI से कम है तो ये एजेस F1 थ्रू Fi-1 में से ही होंगी, क्योंकि ये जो सारी एजेस इनकी लेंथ GI से ज्यादा है। तो अगर इस साइकिल की सारी एजेस इस पार्ट ऑफ द कलेक्शन में से है, इस सेट में से है, बट दिस सेट इज आइडेंटिकल टू दिस सेट, तो इसका मतलब ये जो साइकिल बन रही है, ये साइकिल हमारे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में भी बनी होगी। तो हमने फिर GI को क्यों पिक किया? हाँ, ठीक है, ग्रेट। So that's why this cannot happen. Let's look at the other case. Do you want me to repeat it? Is everyone following the line of argument? There are two or three fine points there, right? But let's look at the other case. So let me once again write down this because it's useful to have this. So we are now talking of case 2, and this case is when Fi is less than GI. Right? Recall that these are identical, and now Fi is less than GI. You should have picked up Fi in Crucible. Yeah, that's what we are going to do now. तो फिर वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये जो एज Fi है, ठीक है, ये इन सब से अलग है। इसका मतलब Fi G1 थ्रू Gi-1 से भी अलग है। या सो Fi इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम G1 थ्रू Gi-1। ये इन सबसे अलग है Fi एज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने Fi को क्यों नहीं पिक किया क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में? Might have been forming a cycle. Why did Kruskal not pick Fi? Ask him, huh? Why ask us? Why did Kruskal not pick Fi? It might have been forming a cycle. Because it formed a cycle. That was the only reason why we did not The pick cycle. Fi. Then optimum tree is not right. If it forms a cycle, optimum tree is not right. Right. So if it forms a cycle, it forms a cycle. So because
fi union g1 through gi minus 1 contains a cycle. Right? These set of edges में एक cycle बन रही है. But these set of edges is identical to fi union f1 through fi minus 1. तो इसका मतलब ऑप्टिमम में भी एक साइकिल है. Right? This implies the optimum tree also has a cycle. But that's not possible because it's a tree. So that's the contradiction. आ रहा है ये समझ में आपको? तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता केस. तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. There is no place where these two sets differ. Because we said if these two sets differ, let's look at the first place where they differ. If they differ, then let's look at the first place where they differ and apply this argument. पर हमने दोनों केसेस कंसिडर किए तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. इसका मतलब they don't differ at all. If they don't differ, then these two trees are the same. Yeah. Time for a homework break. So now we have done the proof of Kruskal's algorithm in the case that the graph has edges such that the edge lengths are unique. No two edges have the same length. So now the exercise for you is to prove that the Kruskal algorithm still ends up finding a. Actually, this should not be the, it should be a. Finding a MST even if multiple edges have the same lengths. So can you adapt the proof that Professor Naveen just described to formally prove that the Kruskal algorithm finds MST even if multiple edges have the same lengths? Give 5 minutes, try to prove. For all you know, it may be an exam question. So yeah, it's a simple proof, but yeah, it will be a good exercise to try it yourself. We also have a graded homework for you, the second graded homework for this flipped class. Given a graph G equal to V comma E and edge lengths which map E to real numbers, when will the MST be unique? Can you write down sufficient conditions under which the MST would be unique? And Professor Naveen just describes the solution for this in the later part of the discussion, but don't look at the solution. This homework will be graded for efforts, not for correctness. So think it carefully, and then whatever comes to your mind, write it up and submit it on Gradescope. And then you can go back to the lecture and see what you got right and what you didn't. So Kruskal's algorithm finds the best tree. Right? Now, note that there is no notion of the best tree. So, should I use the term the best tree or a best tree? सबको फर्क पता है अ और द में? So, is the minimum spanning tree unique? क्यों? अभी तो हमने आर्ग्यू किया कि ये यूनिक है. क्या हमने आर्ग्यू किया? हमने ये कहा कि ये जो है बेस्ट ट्री है. मान लीजिए आप कोई और ट्री ले लेते हैं, आप कह रहे हो ये भी बेस्ट है. मान लीजिए दो ट्रीज हैं विच आर बोथ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. यस. तो लिसन टू मी केयरफुली. अगर हम दो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज ले लें
अगर यूनिक नहीं है मान लीजिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो दो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री ले लीजिए, ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री और ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ये वाला आर्ग्यूमेंट लगा दीजिए, तो क्या आएगा कि ये डिफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ भी ये करेंगे वहाँ पे आपका ये आर्ग्यूमेंट लग जाएगा। पर इसमें हमने एक एजम्पशन लिया था कि एज लेंथ्स आर डिस्टिंक्ट। सो इज द एमएसटी यूनिक? यस, if edge lengths are distinct. No otherwise. Why no otherwise? मान लीजिए ये आपका ग्राफ था, ठीक है, इसकी नॉन डिस्टिंक्ट एज लेंथ्स बना देते हैं, सबको 1 कर देते हैं, सबको 4 करना चाह रहे थे आप, क्यों? तो इसमें कितने स्पैनिंग ट्रीज हैं? जो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, 3 तरीके के मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। एक ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और एक ये है आपका मिनिमम स्पैनिंग। सबकी लेंथ 2 है, ठीक है, वेरी सिंपल। सो इफ एज लेंथ्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, देन you can have many different minimum spanning trees. But if edge lengths are unique, are distinct, then you have a unique minimum spanning tree. ठीक है, and that follows from the proof that we've seen that there will be a unique minimum spanning tree. ठीक है, great. तो ये काम हो गया. तो we have proved correctness of Kruskal's algorithm. Kruskal का algorithm simple भी है और correct भी है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि वो जो उसमें एक लाइन हमने डाल रखी थी उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, क्या लाइन डाल रखी थी? व्हेन आई इंक्लूड एन एज, हाउ डू आई इंश्योर दैट नो साइकिल इज फॉर्म्ड, राइट? सो बेसिकली दैट्स द क्वेश्चन. हाउ डू वी चेक if a cycle is formed when an edge E, let's say an edge E u comma v is included, and we have to do this quickly. बहुत सारा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है. So when will a cycle be formed? I am trying to include this edge u v. कब एक साइकिल बनेगी? When you and V are already connected. When u and v are already connected. केवल तभी साइकिल बनेगी, right? Cycle is formed if and only if u and v are already connected. Yes, already connected मतलब u and v are in the same connected component. Connected component or component, it's the same thing. Yeah, ठीक है, right? So what we are going to do is we are going to maintain a collection of, we are going to maintain the collection of components, right? So note that, okay, so what is happening in Kruskal's algorithm? Suppose these were my vertices. मैंने पहले स्टेप पे एक एज इंक्लूड करी. इस एज को इंक्लूड करने से पहले कितने कनेक्टेड कंपोनेंट थे? n. इस एज को इंक्लूड करने के बाद कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए? n-1. फिर एक और एज इंक्लूड करी, मान लीजिए वो एज ये थी, n-2. अब कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हुए? n-2. कोई और एज इंक्लूड करता तब भी n-2 होते कनेक्टेड कंपोनेंट्स, या
हाँ n minus 2 ही होते हैं n minus 2 ही होते तो आप कह रहे हैं अभी इस समय n-2 हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये एज इंक्लूड करता हूं तो n-2 ही रहे क्या, या n-3 हो गए, ये कुछ और। It doesn't matter. This is, or no matter what 3 edges I pick, it will always have n-3 connected components. Time for the last homework break for this class. So we are discussing connected components. So when the Kruskal's algorithm picks up k edges, how many connected components will be there in the forest? There will be n minus k connected components. Can you try to write down the formal proof for this? Okay? That when the Kruskal algorithm picks up k edges, there will be n minus k connected components in the forest. Give 5 minutes, try to write a formal proof. It's ungraded homework, so you don't have to submit it anywhere. It's just for your own practice. हाँ, ये प्रूव करने की जरूरत है। तो वो तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर इतनी एजेस हैं हमारे पास, 3 एजेस, राइट, 3 edges which form a forest, then the number of trees in the forest. So if I have a forest containing some k edges, then how many trees are there in my forest? n minus k. This you can prove very easily. It's a trivial proof really, right? Basically जब भी मैं एक edge include करता हूँ, I combine 2 connected components into 1 connected component. Right? That's the way you have to think of it. I combine 2 connected components into 1 connected component. आप कहेंगे कैसे? हमने ये वाली एज इंक्लूड करी, कौन कौन से 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं? एक ये वाला कनेक्टेड कंपोनेंट और एक ये कनेक्टेड कंपोनेंट, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। पहले ये 2 अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट थे, अब ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गए। तो द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स रिड्यूसेस बाय 1 एवरी टाइम आई पिक एन एज। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। सो इस तरह से हमारे एट ईच स्टेप नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स 1 से घटते जाते हैं with every edge we include, right? So what we are going to do is to maintain the connected components we have at this stage. How many connected components I have at this stage? 4, right? I am going to maintain them as 4 sets of vertices, right? What do I mean by that? Let me give these vertices names: A, B, C, D, E, F, G, H, right? So I am going to have 4 sets. A, B, C is one set, F, G, H is another, D is a third, and E is a fourth. These are the 4 sets that I have at this point. I am just interested in the sets of vertices. The sets of vertices in one connected component, they form one set. As you can see, these sets are all disjoint and their union is the universe. They form a partition of the vertex set, right? Yeah. Now, what is it that happens at each step? When I try to include an edge, right? मान लीजिए मैं edge BC को include करना की सोच रहा हूँ, तो what do I have to check कि B and C एक ही सेट में है कि नहीं? अब मैं सेट्स में बात करूंगा। अगर एक ही सेट में है B and C तो उस एज को फेंक दीजिए। अगर B और C अलग अलग सेट्स में हैं तो उन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो एज इंक्लूड हो जाएगी। जब वो एज इंक्लूड हो जाएगी, वो दोनों सेट्स, वो दोनों कनेक्टेड कंपोनेंट्स एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएंगे। तो उन दोनों सेट्स को कंबाइन कर दीजिए, ठीक है? उससे आपका नंबर ऑफ सेट्स 1 से कम हो जाएगा। सो दिस इज द डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू मेंटेन, राइट? एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, right? So just keep this in mind and we'll see how to do this data structure and what time does it give us for Kruskal's algorithm.
So with that we are going to end today's discussion. We are going to continue the discussion on this data structure in the next class.